हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैंकिंग के बारे में और बैंकिंग से संबंधित आरबीआई के बारे में। और आरबीआई द्वारा अभी फ़िलहाल मॉनेटरी पॉलिसी में जो दरों में बदलाव किया गया, हम उसके बारे में बताएंगे। उसका क्या आगामी क्या प्रभाव पड़ेगा और इस भारत में बढ़ती हुई महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह नियंत्रित होगी या उस पर कैसे नियंत्रित किया जाता है, किस नीति के तहत नियंत्रित किया जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हम सर्वप्रथम चर्चा करने से पूर्व आज हम चलते हैं बैंकिंग के इतिहास के बारे में। तो बैंकिंग के इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ कि स्वतंत्रता के पूर्व, भारत के आज़ादी के पूर्व, ये बहुत ही ये बोल सकते हैं बहुत ही पूर्व, जब यूरोपवासी यहाँ हमारे यहाँ कब्जा कर रखे थे, तो अपनी पद्धति से, यूरोपीय पद्धति से बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया। पश्चिम बंगाल में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया, जो 90 साल संचालित रहा। उसके बाद यह अंततः फेल हो चुका था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था भारत देश, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो उसके बाद तीन तीन बैंकों का गठन किया गया। जिस तरह बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में किया गया था दोस्तों, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इस तरह से 3 बैंकों का गठन किया गया दोस्तों। और यही संयुक्त रूप से 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में, अर्थात 1 जनवरी 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण कर दिया या गठन कर दिया गया। इस तरह से आज यह भारत में वर्तमान में सभी जानते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे फाइनेंशियल साख मजबूत वाला सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आरबीआई की ओर। आरबीआई बोला जाता है 1947 में स्वतंत्रता मिली। उसके पूर्व 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम का गठन किया गया। 1934 में अधिनियम लाया गया। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, जो स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर इसे भारत का प्रथम केंद्रीय बैंक स्थापित कर दिया गया दोस्तों। इस तरह से ये जितने भी सार्वजनिक बैंक थे वो आरबीआई के अंतर्गत संचालित होने लगा। तो ये हो गया आरबीआई के इतिहास के बारे में। और हमने देखा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके नीचे डायग्राम में मेरा देखिएगा दोस्तों, ये नीचे डायग्राम है, उस पर देखिए। और नोट का भी हमने एक इमेज निकाल रखा है, तो उसको भी देखिएगा, ये हमारे स्क्रीन पे दिखाएगा। और बैंक ऑफ इंपीरियल का भी दिखाएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो इतिहास के बैंक हैं, बहुत ही पूर्व, और जो इमेज दिखाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से इसे देखिएगा दोस्तों, ताकि दिमाग में ये कैचअप रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के तहत कि और भी अब स्वतंत्रता के पश्चात बहुत ही छोटे छोटे निजी बैंक भी उपस्थित हो चुके थे। तो सरकार को लगा कि अब हमें बैंक तो बहुत हो गए, अब साख मजबूत करना है। तो साख मजबूत करने के लिए इन सभी निजी बैंकों का, लगभग 14 निजी बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात ये 14 बैंक राष्ट्रीयकरण कर दिया। और कैसे, कितनी इनकी वित्तीय साख थी, तो 50 करोड़ या 50 करोड़ से एबव वित्तीय साख वाले को निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 1980 की ओर। 1980 में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसकी साख थी 200 करोड़ या 200 करोड़ के एबव। तो इस तरह से 6 निजी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1943 में चलते हैं दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह से कुल 21 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और एक आईडीबीआई भी था साथ में। 19 बैंक इस तरह से निजी बैंकों का किया गया, एक एसबीआई हो गया और एक आईडीबीआई हो गया। तो इस तरह से कुल 21 बैंक संचालित थे जो सार्वजनिक रूप से थे। अब यही चीज़, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी वर्तमान में बोला जाता है कि सभी बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विलय अलग होता है और निजीकरण अलग होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा, विलय करना अर्थात 2 बैंकों का, 2 कमजोर बैंक के जैसे भी साख कम है तो उनको संयुक्त रूप से मजबूती प्रदान किया जाता है। तो ये जो होता है विलय। और निजीकरण, निजी स्वामित्व को सौंप देना, तो ये होता है दोस्तों, इस पर अंतर है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और कहीं भी जो अफवाहें फैलती हैं निजीकरण कर रहे हैं या किसी बेच दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये विलय किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में सरकार का उद्देश्य है कि कम से कम बैंक रखे और वित्तीय वर्ल्ड में, दुनिया में उनको एक अच्छा स्थान प्रदान करे वित्तीय साख से। तो इस तरह से विलय किया जा रहा है। तो विलय का भी देखते हैं दोस्तों टॉपिक।
तो सर्वप्रथम हम देखते हैं टॉपिक 2008 में, उससे पूर्व भी एक बैंकों का हुआ था तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 2008 से हम स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई में सर्वप्रथम बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्ज कर दिया गया था दोस्तों 2008 में। इसको याद रखेगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में भी एसबीआई के जो 5 बैंक थे, सहयोगी बैंक थे, उसको विलय कर दिया गया एसबीआई में। और इस तरह एसबीआई के जो वित्तीय साख थी और भी मजबूत हो गई और ये दुनिया के चुनिंदा बैंकों में शुमार होने लगा, यानी मजबूती, वित्तीय साख मजबूत हो गई इनकी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन सा बैंक है। तो पटियाला है, बैंक ऑफ पटियाला है, बैंक ऑफ हैदराबाद है, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, बैंक ऑफ त्रावणकोर है। तो इस तरह से 5 बैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, बहुत जरूरी है। उसके पश्चात चलते हैं दोस्तों 2020 की तरफ, 1 अप्रैल 2020 की तरफ। तो इसमें भी कुछ बैंकों का विलय किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों को मर्ज किया गया। और इसी तरह कुछ और भी हैं जो बैंक हैं, तो मैं बता देता हूं उसको। बैंक ऑफ पंजाब में ओरिएंटल बैंक का विलय कर दिया गया था दोस्तों। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया, 2 बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक पे। अब एक चलते हैं केनरा बैंक। केनरा बैंक में इंडसइंड बैंक का विलय कर दिया गया। इस तरह से ये 2 बैंकों में 3 बैंकों को मर्ज किया गया, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक में किसका, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और एक हो गया ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है केनरा बैंक, उसमें सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के वी ऑफ से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, उस पर 2 बैंकों का, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे से भी याद नहीं हो पाता, धीरे से याद कीजिएगा, मुझे भी देखना पड़ जाता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्ज कर दिया। इलाहाबाद बैंक का मर्ज कर दिया, ये याद रखिएगा दोस्तों। इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, ये बोला जाता है दोस्तों, अभी भी कंफ्यूजन है कि इसको निजीकरण कर सकते हैं, इस पर निजीकरण का तलवार लटक रहा है, ये याद रखिएगा इस पर। तो आगे चलते हैं। उसके बाद एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों का मर्ज कर दिया गया है दोस्तों। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। इस तरह से 10 बैंक सरकार द्वारा रखने का विचार में है, अर्थात कम बैंक हो और वित्तीय साख मजबूत हो। इस तरह से सरकार की सोच है कि अच्छे बैंक हो, मजबूत बैंक हो और संचालित अच्छी तरह से हो, ये उनका उद्देश्य है। इससे देश में बैंकों को संचालित करने में सुविधा होती है आरबीआई के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगामी इसी को चलते हुए देखेंगे दोस्तों कि आगामी आरबीआई के द्वारा और भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो महंगाई को कंट्रोल करती है, जो वित्तीय साख मजबूत प्रदान करती है, देश में मुद्रा का आपूर्ति, मुद्रा की जो अनियंत्रित जो मुद्रा का संचालन होता है उसको नियंत्रित कैसे करती है, ऋण कैसे मुहैया कराती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, आगे बने रहिएगा इसी वीडियो के तहत, और हम आपको बताएंगे आरबीआई की पॉलिसीज़। जो अभी महंगाई बहुत चर्चा का विषय है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आपके भी सुझाव चाहिए, कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।